गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो नाउ आई हैव डिसाइडेड वन थिंग दैट व्हाई कांट वी स्टार्ट दिस क्लास एज अ लाइव क्लास। रिकॉर्ड करने से तो बेटर बेटर है कि लाइव रखते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारी पंचुअलिटी है, जो रेगुलरिटी है, जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो हमारी एक सुधर जाएगी। हम लोग ज़्यादा रेगुलर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये डिफरेंस होता है कि ऑफलाइन में हम लोग रेगुलर होते हैं। आपको पता है मैं सबसे जब अपनी ऑफलाइन क्लास लेती थी, मेरी सबसे पहली क्लास मॉर्निंग में 5:30 होती थी और बच्चे 5:30 आते थे। मुझसे पहले बच्चे आ जाते थे कोचिंग में, है ना? वहाँ पे इतनी रेगुलैरिटी थी ना। जब से मेरा ऑफलाइन बंद हुआ है, लाइफ एकदम इर्रेगुलर हो गई है। सो मैंने कहा नाउ इट्स टाइम टू गियर अप, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग कल से लाइव क्लास करने वाले हैं। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि मैं मॉर्निंग में कितने बजे का टाइम रखूँ, 7, 8, 9 के बीच में। तो आज आप मुझे बता देना 7, 8, 9 में कौन-सा टाइम सूटेबल रहने वाला है, ठीक है? तो चलिए हम लोग डेली लाइव क्लास रखेंगे। टाइम आप लोग बता देना, सुबह में 7 बजे, सुबह में 8 बजे या 9 बजे। ये 3 टाइम स्लॉट आप में से आप कोई सा भी टाइम स्लॉट मुझे बता देना, ठीक है? और अगर सुबह 6 बजे के लिए भी आप तैयार हैं, सो आई एम ऑल्सो रेडी कि अगेन चलो ठीक है, अब दोबारा से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करते हैं। तो आप बताइए आप कौन-सा टाइम चाहते हैं और वहाँ पे आप मुझसे मिलने ज़रूर आएँगे, हम साथ में मिलके मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके। सो हमारा पहला शब्द क्या है? हमारा पहला शब्द है क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या होता है? क्रूशियल का मतलब ये हो जाता है कोई चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना? और एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है वो चीज़, एक्सट्रीमली नेसेसरी है वो चीज़। क्रूशियल शब्द हमने बहुत बार पहले भी पढ़ा हुआ है, आई एम श्योर अब आपको ये लर्न होने लगा होगा। तो क्रूशियल मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मेजर रोल प्ले करती है, वो की है वो चीज़, क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट है, वाइटल है, एसेंशियल, प्रेसिंग प्रेसिंग का मतलब भी वो चीज़ बहुत अर्जेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर एंटोनिम्स में देखें तो माइनर है, हल्का-फुल्का सा, अनइम्पोर्टेंट है, ट्रिवियल है वो चीज़, इनसिग्निफिकेंट है, इतनी कोई मेजर वो चीज़ नहीं है। तो टीचर्स आर क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स की सक्सेस में टीचर्स का रोल डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड करें, सिलेबस पढ़ाना आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बट आप उसको पढ़ा किस तरीके से रहे हैं, वो मैटर करता है। हम उसको किस अप्रोच से पढ़ा रहे हैं और हमारी खुद की एनर्जी कैसी है, वो बच्चों में ट्रांसफ़र होती है ऑटोमैटिकली। तो टीचर्स डेफ़िनिटली दे प्ले क्रूशियल रोल, है ना? उनका माइंडसेट बदलने में, उनको चीज़ों को समझने में, बच्चा जब कहीं प्रॉब्लम में फँसा हुआ है, उसको समझने में। टीचर का रोल सिर्फ़ सब्जेक्ट कंप्लीट कराना नहीं होता है। तो इन दिस सेंस डेफ़िनिटली टीचर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो टीचर्स आर क्रूशियल, डेफ़िनिटली दे आर क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट। मेन तो बच्चा खुद ही होता है। राइट? तो क्रूशियल मीन समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड इज सिम्युलेशन। आईओएन लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। सिम्युलेशन का मतलब होता है उस जो रियल सिचुएशन है उसको आप क्रिएट कर रहे हैं, आप उसका इमिटेशन कर रहे हैं, मीन्स आप उसको क्रिएट कर रहे हैं। रियल सिचुएशन का क्रिएट करना, रेप्लिका, आपने उसकी कॉपी क्रिएट कर दी है। रिप्रोडक्शन, मॉकअप, आपके मॉक्स होते हैं ना, मॉक। अच्छा देखो, हाँ, मॉक हम लोग क्या करते हैं, जो रियल एग्जाम्स होता है, रियल एग्जाम से पहले हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है? एक रियल एग्जाम का ही एक सिम्युलेशन होता है, उसी की एकदम रेप्लिका होता है। उसी से जैसे अब मान लो कि आपके 20 मिनट का टाइमर आपको दिया हुआ है, तो 20 मिनट का टाइमर वहाँ पे भी चल रहा है। क्वेश्चन सेम तरीके से सेट किए गए हैं, लेवल को क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया है। तो सेम एग्जाम का जो रियल एग्जाम का जो पैटर्न है, उसको यहाँ पर रेप्लिका बना दिया, उसको कॉपी कर दिया गया है। एंड दिस इज योर सिम्युलेशन। So, the technique of creating a controlled artificial environment or scenario that mimics real life situations to facilitate learning. समझ में आया? इस आप क्या कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, रियल लाइफ सिचुएशन को मिमिक कर रहे हैं, ताकि वो जो लर्निंग है आप उसको स्मूथ कर सकें। जैसे हमने एक आपका आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि मॉक टेस्ट का देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो हम देते हैं उससे ही हम लोग अपने आप को चेक कर पाते हैं।
और उसी से हम अपने आप को जो रियल एग्ज़ाम है, उसके प्रेशर को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। उसको हम देखो हम जब पहली बार मॉक देंगे, हम बहुत मिस्टेक्स करेंगे, हमारा ब्रेन अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो मॉक से क्या हो गया, वो रियल सिचुएशन को हमने रील में क्रिएट किया और हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो वो प्रेशर ऑलरेडी हमने समझ लिया, तो पेपर में हमारे लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी, वो चीज़ हमारे लिए फैसिलिटेट हो जाएगी। सो आप उसका इमिटेशन, रेप्लिका, कॉपी, रिप्रोडक्शन एंड मॉकअप। तो दे आर कैरिंग आउट अ डिटेल्ड सिमुलेशन ऑफ हाउ देयर प्लान वुड वर्क। तो वो क्या कर रहे हैं, कैरी आउट मीन्स परफॉर्म कर रहे हैं एक डिटेल्ड, डिटेल मीन्स पूरा विस्तार पूर्वक, सिमुलेशन नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है, ऑफ हाउ कि किस तरीके से जो उनका प्लान है वो काम करेगा, उसकी कॉपी कर रहे हैं। जैसे मॉक्स होती है ना, और आर्मी में भी जब जैसे अभी आपका वॉर वाला सीन हुआ था, तो उसमें ड्रिल 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 भी एक आपका वही काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एम्बिग्विटी, आईटीवाई लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। एम्बिग्विटी का मतलब अस्पष्टता, अस्पष्टता मीन्स जो बात है वो अनक्लियर है। तो द स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, तो जो आपका जो मैंने अपनी बात कन्वे की, वो उसमें आपको एक से ज़्यादा मतलब समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ हाँ, देखो हम इसी के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो हर्षित सॉ द मैन विद बाइनोक्यूलर्स। अब इसमें मुझे बताइए, हर्षित सॉ द मैन विद बाइनोक्यूलर्स, तो ये बाइनोक्यूलर्स किसके पास थे, इस मैन के पास थे या हर्षित के पास थे? तो हर्षित के पास बाइनोक्यूलर्स थे, उसने मैन को देखा, या मैन था उसके पास बाइनोक्यूलर्स थे। तो ये यहाँ पे एम्बिग्विटी हो गया, यहाँ पे अनक्लियरनेस हो रहा है। तो वही हो गया द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट कैसा है जहाँ पे आपके एक से ज़्यादा मीनिंग उसके निकल के आ सकते हैं। तो एम्बिगुअसनेस हो गया, अनक्लियर है, अनसर्टेन है वो चीज़ आपका, अनसर्टेनिटी एंड अनक्लियरनेस। मैंने आपको ये एक पोस्ट मैंने जब किया था, तो मैंने वहाँ पे एम्बिग्विटी का आई थिंक सिनोनिम पूछा था, और मैंने उसमें अनक्लियर एक ऑप्शन में दिया था। अगेन आई एम डिस्कसिंग, क्योंकि सबसे रॉन्ग आंसर मुझे इसी में मिले थे। आपको पता है ना यार, अनक्लियर, क्लियर क्या है? क्लियर एडजेक्टिव है। सो अनक्लियर इज आल्सो एडजेक्टिव, एम्बिग्विटी इज योर नाउन। सो द आंसर शुड बी अनक्लियरनेस, बट आई हैव नॉट गिवन यू द ऑप्शन अनक्लियरनेस, आई गेव अनक्लियर। तो वो आंसर नहीं हो सकता है। अगर क्वेश्चन नाउन फॉर्म में पूछा गया है, देन आंसर आल्सो शुड बी इन द नाउन फॉर्म। तो वहाँ पे आपका अनक्लियर अगर होता तो सही था, अनक्लियरनेस, बट अनक्लियर नहीं होगा। एम्बिगुअस होता तो आपका आंसर हाँ, अनक्लियर हो जाता। अगर हम एंटोनिम देखें तो वो बात एकदम डायरेक्ट है, टू द पॉइंट है, एकदम क्लियर है वो बात, एकदम सर्टेन है वो बात, कोई उसमें इनडायरेक्ट है ही नहीं, एकदम डायरेक्ट वो बात हमें समझ में आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रा। आई होप कि आप नहीं कंफ्यूज होते हैं, बट अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो चलिए हम समझ लेते हैं। एक शब्द होता है इंट्रा और एक होता है इंटर, है ना? तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम स्कूल्स में होते हैं, तो ऐसा कंफ्यूजन होना बहुत सिंपल सी बात है, इट्स वेरी बेसिक थिंग। सो इंट्रा एंड इंटर। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इंटरनेट बोलते हैं ना, कि आज मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट नहीं आ रहा है ना? इंटरनेट नहीं आ रहा है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट ऐसा नेटवर्क जो सबको कनेक्ट कर रहा है। नेटवर्क, नेट मतलब नेटवर्क, वो नेटवर्क जो सबको कनेक्ट कर रहा है। सो ई मतलब एवरीवन हो गया, जो हर किसी को कनेक्ट कर रहा है, वो आपका इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट क्या होता है? जो हर किसी को कनेक्ट कर रहा होता है। तो अगर हम बात करें इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट का मतलब, आप जैसे यूपी है, आप दिल्ली है, आप मध्य प्रदेश है, आप बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, इन सब स्टेट्स में आपकी जो गाड़ी है वो आपकी वहां पे ट्रेवलिंग कर सकती है। सो वो हो गया इंटर स्टेट। इंटर स्टेट्स के अंदर में, एक से ज्यादा स्टेट के अंदर में आपका जो यातायात है, जो बस है, वो वहां पे जा सकती है। इंटर स्टेट हुआ। इंट्रा का मतलब होता है कोई चीज जो अपने ही अंदर है, विद इन है वो चीज, इंट्रा है वो चीज, अपने अंदर है वो चीज।
इनसाइड बहुत एक 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 लिमिटेड एरिया के अंदर ही वो चीज़ है, विद इन अ स्पेस और ग्रुप। अगर हम बोले इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया सिर्फ स्टेट के अंदर, जैसे सिर्फ यूपी के अंदर ही ये वाली बस चलती है, यूपी के बाहर ये बस नहीं चलती है। तो जो बस आपको यूपी से दिल्ली लेके आ रही है या मुंबई लेके जा रही है, वो इंट्रा स्टेट बस होती है, इंटर स्टेट बस होती है। बट इंट्रा होगी जो सिर्फ यूपी के अंदर ही चल रही है, या फिर जैसे इलाहाबाद के अंदर ही चल रही है, या बनारस के अंदर ही चल रही है, वो हो जाएगी इंट्रा। इंट्रा मतलब वो चीज़ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर है। एप्पल आपके अंदर चला गया, है ना? एप्पल आप ऐसे कुछ ई से याद रख लेंगे। इंटरनेट बहुत सिंपल है, इंटरनेट हर किसी को कनेक्ट कर रहा है। दूसरा वर्ड हो गया इंट्रा। इंट्रा मीन्स वो चीज़ उसी लिमिटेड चीज़ के अंदर ऑक्यूपाइड है। जैसे एम्प्लॉइज़ कैन एक्सेस इम्पोर्टेंट कंपनी पॉलिसीज़ थ्रू द इंट्रानेट। तो अब एम्प्लॉइज़ वो होंगे जो उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं। तो वो उस अब उसमें भी हर एक एम्प्लॉयी के पास में वो एक्सेस नहीं है। वो जो इम्पोर्टेंट जो जो अ, उस पोजीशन पे काम कर रहे हैं या जिनको उस चीज़ की डिमांड है, वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं कंपनी की इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ को थ्रू इंट्रानेट। तो ये इस नेटवर्क के थ्रू आपके कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये लिमिटेड हो गई है, विद इन हो गई है, एक ऑक्यूपाइड स्पेस के अंदर है। ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है वो चीज़। आई होप आपको इंट्रा एंड इंटर में प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ इंटरनेट के थ्रू। मैंने कहा हाँ, इंटरनेट तो मतलब हर बंदे से कनेक्ट कर रहा है। सो दैट इज इंटर मीन्स एवरीवन। बट इंट्रा इज समथिंग दैट इज वेरी लिमिटेड, वेरी कंसाइज, है ना? सो दैट इज योर इंट्रा। नेक्स्ट वर्ड इज योर नर्चर। नर्चर ये प्रिफिक्स है आपका। अब इसके पीछे मैंने नेट लगा दिया, स्टेट लगा दिया। नर्चर का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन-पोषण करना, उसको बढ़ावा देना, उसको मोटिवेट करना, है ना? उसको और सक्सेसफुल बनाना और बनाना, पालन-पोषण करना, वर्ब है, पोषण, है ना? उसको बढ़ावा देना, केयर करना, उसकी देखभाल कर रहे हैं आप, उसकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको व्हाइल दे आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। फोस्टर मीन्स आप उसको मजबूती दे रहे हैं, उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, प्रमोट, एनकरेज एंड स्ट्रेंथन। अगर हम एंटोनिम देखें तो नेग्लेक्ट आप उसको छोड़ दिया आपने उसको, लापरवाह आप हो गए, आपने छोड़ दिया, ध्यान ही नहीं दे रहे आप उस पे, डिसरिगार्ड कर दिया आपने उसकी, बाधा डाल रहे हैं उल्टा उसमें। तो स्कूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्चरिंग द चाइल्ड्स माइंड, सो डेफिनेटली पेरेंट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, स्कूल इज ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल। कि जो बच्चा है उसके दिमाग को नर्चर करें, उसको ग्रो करने में जो एक स्कूल होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? वो उसका मॉडल। जैसे अगर हम एक बात करें जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, तो बिल्डिंग का एक प्रोटोटाइप बनता है ना, पहले उसका एक मॉडल बनता है, एक उसका सैंपल बनता है। जैसे सैंपल फ्लैट होते हैं ना, एक्सपीरियंस हॉल होता है। एक्सपीरियंस हॉल का मतलब क्या है कि जो आपको रियल में मिलने वाला है, आप उसको आके एक्सपीरियंस करिए। वो सैंपल फ्लैट हम आपको दिखा रहे हैं। सो ये उसका एक मॉडल है, ये उसका एक प्रोटोटाइप है, आर्केटाइप भी हम बोलते हैं। तो अ सैंपल ऑन व्हिच टू बेस फ्यूचर डिज़ाइन्स, तो वो उसके ऊपर जो फ्यूचर डिज़ाइन्स बनने वाले हैं, वो एक हमारा सैंपल फ्लैट हो गया। तो वो एक मॉडल है, एक आकार, पैटर्न हो गया, एग्ज़ाम्पल हो गया, सैंपल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। जैसे कि हम अगर बात करें तो शर्लॉक होम्स जो है, जो उसकी स्टोरीज़ हैं, वो एक आर्केटाइप, एक प्रोटोटाइप की तरह काम करती हैं डिटेक्टिव स्टोरीज़ के लिए, है ना? तो बिल्ड जैसे अगर हमारा रियल एस्टेट है तो उसमें हम एक सैंपल फ्लैट बनाते हैं, एक्सपीरियंस सेंटर बनाते हैं। तो जहाँ पे आप आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये एक आपका प्रोटोटाइप है। इस तरीके के ही आपके फ्यूचर के जो आपको अपार्टमेंट्स हैं वो दिए जाएँगे। डन है? तो प्रोटोटाइप का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। इन सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। हेड स्टार्ट आपका एक इडियम हो जाता है और इसका मतलब होता है दूसरों के कंपेयर में आपको एक एडवांटेज मिलना। सो टू हैव एन एडवांटेज ओवर समवन इन समथिंग सच एज अ कंपटीशन और रेस, मतलब किसी भी चीज में आपको एक फायदा मिल रहा है, आपको एक एडवांटेज मिल रहा है, आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिट, एडवांटेज, हेल्प, एज। एज का मतलब एक किनारा होता है और एज का मतलब एक फायदा होता है, बेनिफिट हो गया। लीड आपको मिल रही है, एज मीन्स किनारा एंड लीड फायदा, बेनिफिट। एंटोनिम्स में देखें तो डिसएडवांटेज हो गया, नुकसान है, पेनल्टी है आपको। और मान लो आपको एक रेस हो रही है, रेस आपका हो रही थी और उसमें आपको हेड स्टार्ट मिला, तो दूसरों के कंपेयर में आपको 5 सेकंड पहले ही आपको बोल दिया गया कि आप अपना रेस स्टार्ट कर दो, तो ये आपको दूसरों कंपेयर में एक बेनिफिट मिला।
बट अगर आपको पेनल्टी मिल गई तो आपको बोला कि जब सब लोग शुरू हो जाएँगे उसके 5 मिनट बाद आप दौड़ना शुरू होंगे। तो ये आपको एक डिसएडवांटेज, एक ड्रॉबैक है। तो गुड एजुकेशन क्या करती है, बच्चे को एक हेड स्टार्ट देती है लाइफ में। तो अगर बच्चा जो है वो अपनी उसकी एजुकेशन इस सिनेरियो से हुई है जो प्रेज़ेंट की हमारी लाइफ़ है और फ्यूचर तो उससे भी ज़्यादा टफ़ होने वाला है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर बच्चे को पढ़ाया गया है उसकी अपब्रिंगिंग की गई है, उसको नर्चर किया गया है, तो उसको एक हेड स्टार्ट मिलेगा ही मिलेगा अपनी लाइफ़ में। उसको एक एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा अपनी लाइफ़ में। ओके, तो यहाँ पे हमने अपनी वोकैब्युलरी कंप्लीट की। अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना आर्टिकल। आई होप आप तक यहाँ तक वोकैब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो लेट्स स्टार्ट। How early exposure to business and tech shapes career success? तो अर्ली एक्सपोजर आपको जो अर्ली ओपन मिल जाता है, अर्ली आपको प्लेस मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है बिजनेस के लिए, टैग के लिए, वो कैसे आपके करियर को शेप करता है, करियर में आपको सक्सेस को लेके। देखो डेफिनेटली यार एक बात आप इमेजिन करके देखो कि एक ऐसा बच्चा है जो ऑलरेडी बहुत वेल टू डू फैमिली के अंदर वो उसका जन्म हुआ और एक बहुत मतलब जो गांव देहात में बच्चा है उसके पेरेंट्स नहीं हैं उतने सक्षम कि उसको सब कुछ प्रोवाइड कर सके। तो दोनों में से किसको हेड स्टार्ट मिलेगा, दोनों में से किसको बेनिफिट मिलेगा? ऑब्वियसली वो जो ज़्यादा एक्सपोजर है उसके पास में चीज़ों का, राइट? तो इन एन एरा डिफाइंड बाय रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इकोनॉमिक डायनामिज्म, success in one's career is no longer simply about academics, scores और degrees। किस तरीके का एरा चल रहा है ये, किस तरीके का पीरियड है ये, जहाँ पे रैपिड मीन्स बहुत तेजी से आपके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, डायनामिज्म का मतलब जो प्रगतिशील है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो बहुत एक्टिव है वो चीज़। तो अगर हम एक किसी व्यक्ति के सक्सेस के बात करें हम उसके करियर में, ये सिर्फ अब आपके एकेडमिक में कितने मार्क्स आए हैं, आपके पास कौन-कौन सी डिग्रीज़ हैं, इसके ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। आज early exposure to business and technology plays a crucial role in shaping young minds into future ready professionals, innovators and entrepreneurs। तो आज जो अर्ली एक्सपोजर है आपका बिजनेस के लिए, मतलब बच्चे को अगर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग पहले से ही मिल रही है, उसको जल्दी इन सब चीज़ों के बारे में उसको ज्ञान मिल रहा है, टेक्नोलॉजी उसको पहले से प्रोवाइड की जा रही है, उसके लिए वो एक नई चीज़ नहीं है, एलियन नहीं है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो जो यंग माइंड है उसको शेप होने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स बनने में, इनोवेटर्स नई चीज़ें वो सोचेगा, डेवलप करेगा। यार एक बात बताओ, आप नई चीज़ें सोचोगे कब? आप इनोवेशंस कब करोगे? जब आप उस चीज़ में हो, तभी तो आपके ब्रेन में कुछ आइडिया आएगा ना। तभी तो हम कुछ सोच पाएँगे, है ना? सो आज का जो अर्ली एक्सपोज़र है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के सक्सेस होने में, है ना? अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट को देखें, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? अर्ली एक्सपोज़र। बिज़नेस इन टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे एक्सपोज़र हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लेज़ आया है, वर्ब का 5th फॉर्म। आपको याद है ना, अगर कोई भी शब्द वाई पे कंप्लीट होता है मतलब फिनिश होता है, अगर वो कॉन्सोनेंट है उसके आगे वाला शब्द या उसके आगे वाला शब्द वोवेल है, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई को हटा के आई बनाएँगे और ईएस लगाएँगे। और अगर वोवेल है तो सिंपली हम वहाँ पे एस लगा देंगे। तो जैसे प्ले है, प्ले वाई पे खत्म हुआ, उसके पहले वॉवल है तो हमने प्लेस बना दिया। अगर यहाँ पे अब देखो ये वर्ब है तो वर्ब को हमने सिंगुलर बना लिया। और नाउन जस्ट इसके ऑपोजिट होता है, जैसे की हो गया तो की का क्या बन जाता? कीज बन जाता। बॉय का क्या बन जाता? बॉयज बन जाता। ठीक है, ऐसा हो गया हमारा। नाउन है तो ये प्लूरल फॉर्म बन गया और वर्ब है तो ये सिंगुलर फॉर्म बन गया। जब हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है। बट अगर मैंने बोला वाई पे खत्म हो रहा है उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो अब वो वाई को आई में चेंज कर देंगे और ईएस लगा देंगे। जैसे कोई एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ, कोई एग्जांपल याद क्यों नहीं आ रहा इस समय मेरे को? यार मुझे कम एग्जांपल याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया है। बता देना यार, मुझे इस समय बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं।
याद रखना देखो वाई है, ऐसा लग रहा है तो एकदम दिमाग में दौड़ रहा है बट प्रेज़ेंटली विज़ुअल नहीं हो पा रहा है। इट्स अ नेचुरल प्रॉब्लम। चलो तुम लोग बता देना मुझे, ठीक है? ओके, वेदर इट इज़ लॉन्चिंग और क्या हम जान कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, हम जैसे इन है, इन प्रपोज़िशन है, प्रपोज़िशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी में आएगा। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। So it is whether it is launching startups as teenagers, building apps to solve real life problems, or learning financial literacy at an early age, success can begin much earlier than expected. वेदर मीन्स चाहे, वेदर मीन्स चाहे वो आपका कोई स्टार्टअप लॉन्च करना हो एज अ टीनेजर, मीन्स जब आप बहुत यंग एज में हैं, या फिर आपका कोई ऐप को बिल्ड करना हो, उसको बनाना हो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या फिर आप लर्निंग फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स फाइनेंशियल जो पैसा है उसकी नॉलेज आपको लेना अर्ली एज में। सक्सेस क्या है? कैन बिगिन मच अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। तो अगर आपको ये सब चीज़ें आपको बहुत पहले से ही अगर आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आप अर्ली एज में ही इन सब चीज़ों को लेके आपको एक्सपोज्ड हैं, सीख रहे हैं, तो आपके लिए जो सक्सेस है, जो एक एज है, हम लोग बोलते हैं कि 25, 30, 35 ऐसी एज पे आके एक बंदा सक्सेसफुल होता है, आप उससे बहुत पहले ही सक्सेसफुल हो जाएँगे। तो कैन मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। सो बिगिन यहाँ पे आ गया, सक्सेस ये है, समझ में आ रहा है? तो सक्सेस कैन बिगिन अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। ओह यस! मुझे मिल गया। सी अर्ली है ना, मिल गया। हम कहीं भी ढूँढ सकते हैं। तो व्हाई है, ये आपको पता है ये अर्ली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो सेम रूल तो यहाँ भी लागू होगा, व्हाई को हटा के आई बना दिया और हमने इसका कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। इसमें हमने ईआर लगा दिया, बात खत्म। सी आई एम सो हैप्पी कि मुझे मिल गया। ओके नाउ आगे देखें। स्मॉल स्टार्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो अर्ली इंटरेक्शन विद बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी डजंट नेसेसरली मीन जंपिंग स्ट्रेट इनटू स्टार्टअप्स और कोडिंग लैंग्वेज। तो अर्ली इंटरेक्शन विद बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, सो अगर आपका बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी से आपको बहुत अर्ली ही आपका उनसे इंटरेक्शन होने लगेगा, आप उनको समझने लगेंगे, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डायरेक्टली स्टार्टअप कर रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं, इसके और भी मतलब होते हैं, देखते हैं। एक बार ज़रा इसकी ग्रामर देख लेते हैं। अर्ली मैंने जस्ट अभी बताया, ये एडजेक्टिव का बेस फॉर्म था, है ना? नॉर्मल वाला, और हमने अर्लियर अभी लिखा था। इंटरेक्शन आईओएन लगा है, नाउन है। विद क्या है? विद प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा उनके ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? नाउन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन सिंगुलर है तो यहाँ पे डज़ आया हेल्पिंग वर्ब की तरह। फिर नॉट लगा दिया। जब हम लोग डज़ प्लस नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये डज़न्ट बन जाता है। नेसेसरी आपका एडजेक्टिव है, नेसेसरली आपका एडवर्ब हो गया। डज़ नॉट के बाद में हमेशा वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे मीन आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जंपिंग, जंपिंग यहाँ पे पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है स्ट्रेट इनटू स्टार्टअप्स और कोडिंग लैंग्वेज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। It can begin with something as simple as helping parents or with small businesses, building a blog, participating in school hackathons, or playing financial simulation games. तो आप अर्ली इंटरेक्शन विद बिजनेस या टेक्नोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि आप डायरेक्टली अपना ही कोई स्टार्टअप या कोडिंग लैंग्वेज आप शुरू कर दें। इसका मतलब हम सिंपली अपने पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं उनके स्मॉल बिजनेस में, मतलब हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं या चीज़ें कैसे फंक्शन होती हैं, है ना? समथिंग एज सिंपल एज मतलब इतना सा आसान, एज सिंपल एज मतलब इतना आसान, जैसे अपने पेरेंट्स की हेल्प करना हो स्मॉल बिजनेसेस में। व्लॉग मतलब जब हम लोग कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, स्कूल के जो हैकेथन्स होते हैं जहाँ पे विद इन टाइम फ्रेम हमें प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होता है, एक टाइप ऑफ कंपटीशन है वो, उसमें पार्टिसिपेट करके। और फाइनेंशियल सिमुलेशन गेम्स, हाँ आपने डेफिनेटली इसमें अडल्ट होने चाहिए, आपके पेरेंट्स होने चाहिए, उनकी आप फाइनेंशियल एक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि ये सपोज आपको एक सिचुएशन है तो आप इसमें कैसे आप इसको डील करेंगे, तो उस रियल सिचुएशन को आप क्रिएट कर रहे हैं ना। so these help develop critical life skills such as decision making, strategic thinking, innovation, collaboration, and a comfort with ambiguity.
तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी हेल्प करती हैं उन चीज़ों को डेवलप करने में, जैसे हमारी जो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स हैं, जैसे डिसीज़न मेकिंग, हमारी डिसीज़न मेकिंग स्ट्रॉन्ग होगी। देखो यार, जब हम कोई काम बार बार कर रहे हैं, अगर वो गलत भी हो रहा है बट स्टिल हमारा डिसीज़न तो हम ले रहे हैं ना, तो हमें खुद के ऊपर एक ट्रस्ट होने लगेगा कि यस आई कैन डू दिस, है ना? हमारी स्ट्रैटेजी थिंकिंग हमारी डेवलप होगी, इनोवेशंस हम सोचने लगेंगे उस काम को और कैसे किया जा सकता है। लोगों के साथ हम टीम मिला के काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट। और जो अनक्लियरनेस है, जो चीज़ें में अनसर्टेनिटी है, उनके साथ भी हमें कंफर्ट होने लगेगा। नो प्रॉब्लम, अगर ये चीज़ ऐसे नहीं है तो ऐसे हो जाएगी, क्योंकि हम वो चीज़ डील कर रहे हैं, तभी तो हम ये सब चीज़ें समझ सकते हैं, है ना? तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 13 ईयर ओल्ड एक तिलक मेहता हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ पेपर एंड पार्सल। एंड और आपके त्रिशनीत अरोरा हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ टैक्स सिक्योरिटी। द फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स पहले वाले के लिए, पहला वाला मीन्स तिलक मेहता। Frustrated by the delay in getting his school books delivered, so built the same day intra-city courier using mobiles डब्बा वाला नेटवर्क। तो ये जो तिलक मेहता हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड थे किस चीज़ को लेके कि जो स्कूल की किताबें मिलने में, जो डिलीवरी में जो लेट होता था, तो इन्होंने एक सेम डे इंट्रा सिटी कोरियर यूजिंग मुंबई, मुंबई का ढाबा वाला नेटवर्क आप जानते हैं ना? मुंबई का ढाबा वाला नेटवर्क जो टिफ़िन बॉक्स वाला होता है, तो उसी का इन्होंने इस्तेमाल करके इन्होंने एक इंट्रा सिटी मतलब मुंबई के उसी एक मुंबई के अंदर ही अंदर में उन्होंने क्या किया, एक ऐप क्रिएट किया। लेट्स सी क्या क्रिएट किया है इन्होंने। तो बाय इंटरैक्टिंग अ मोबाइल ऐप विद लॉजिस्टिक्स, मेहता मर्ज ट्रेडिशनल डिलीवरी मेथड्स विद डिजिटल कन्वीनियंस। ओके, तो इंटीग्रेट करना मीन्स उसको मिला देना, उसको कंबाइन कर देना मोबाइल ऐप को और जो आपके ट्रेडिशनल जो ढाबा वाले हैं उनके साथ में मिलके इन्होंने क्या किया, अपना उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, डिजिटल आपका देखो मर्ज कर दिया इन्होंने ट्रेडिशनल डिलीवरी मेथड को, क्योंकि ढाबा वाले जो हैं उनके साथ में ये मिल गए कि मान लो वो ढाबे वाले तो देने ही जाते हैं, तो उनके साथ इन्होंने बोला कि अगर आप उस एरिया में जाएंगे, वहां से इनको अगर क्वेरी आती है तो वो बुक्स को वहां पे पहुंचा देंगे। तो जो ट्रेडिशनल डिलीवरी मेथड है वो और डिजिटल कन्वीनियंस को लेकर दोनों को मिलाकर इन्होंने एक ऐप क्रिएट कर दिया। एंड डिस्पाइट, अब डिस्पाइट आप जानते हैं प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वो आईएनजी फॉर्म में आती है। स्ट्रगलिंग academically and dropping out of school, Arora taught himself ethical hacking and at 19 founded a cyber security firm, है ना? तो एकेडमिकली स्ट्रगल करने के बावजूद और स्कूल को उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, तो अरोरा ने अपने आप को पढ़ाया, टीच का सेकंड फॉर्म है, अपने आप को एथिकल हैकिंग उन्होंने सीखी और 19 साल की उम्र में ही उन्होंने एक साइबर सिक्योरिटी फॉर्म क्रिएट कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये जो ड्रॉप वर्ड है ना, इसको हम लोग बहुत फैंसी शब्द की तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो भी तो ड्रॉप आउट है, उसने ऐसा किया। सी ओके फाइन, अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं, आप अपनी उस फॉर्मल एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उसमें आपके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न होना चाहिए। आप ऐसे किसी चीज़ के पीछे काम कर रहे हो जिसमें आपको भरोसा है कि कितनी भी बार मैं फेल हो जाऊँ, मैं उसको कंटिन्यू रखूँगा, तभी आप उस चीज़ से ड्रॉप आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी भी हमारे पास में एक फॉर्मल एजुकेशन आपको जॉब दिलाना है तो एटलीस्ट एक बेसिक वहाँ पे रोल प्ले कर जाती है। तो अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं, बिकॉज़ मैंने खुद देखा है बच्चे ड्रॉप आउट वर्ड से बहुत ज़्यादा लाइक फ़ैसिनेट हैं। तो ड्रॉप आउट आप ऐसे जस्ट बिकॉज़ ऑफ फैंसी कि उसने ड्रॉप आउट करके इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया। आप सोचिए उस एम्पायर को क्रिएट करने के पीछे उसने कितना सारा हार्ड वर्क और डेडिकेशन प्लस कंटिन्यू, आपको फेलियर तो बहुत आने वाला है। तो ड्रॉप आउट वर्ड को लेके थोड़ा-सा आपको अपने आप को समझना है कि ड्रॉप आउट इट्स नॉट अ समथिंग वेरी फैंसी, ठीक है? तो आपको बहुत स्ट्रांग होना होगा अपनी लाइफ में अगर आप उससे अपनी फॉर्मल एजुकेशन को ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो, राइट? क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है ना, क्या आई एम नॉट सेइंग अबाउट इंडिया बट जॉब लेने के लिए फॉर्मल एजुकेशन के लिए आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है, चाहे आपको नॉलेज हो या ना हो, बट डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं सो बी केयरफुल एंड बी मोर डेडिकेटेड अबाउट योर वर्क। India's education ecosystem is recognizing the importance of nurturing entrepreneurial and technological skills early. So अब जो इंडिया का एपोस्ट्रोफी का जो एजुकेशन इकोसिस्टम है ये रिकॉग्नाइज कर रहा है
इम्पोर्टेंस नाउन है, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस की, जो ये जो स्किल्स हैं आपके, जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, टेक्नोलॉजी की, डिजिटल लर्निंग की, तो इन चीज़ों को अब वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। विद इनिशिएटिव्स जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन एंड टिंकरिंग लैब्स, सीबीएसई इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, entrepreneurship in schools, pathways means रास्ते for young people to explore tech and business early on are available. EdTech platforms also offer specialized programs on coding, finance, and entrepreneurial thinking to teenagers that help build skills beyond textbooks. तो जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ऑफर कर रहे हैं आपके स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स, किस चीज़ में लेके, कोडिंग में, फाइनेंस में आपके, और इस तरीके की एंटरप्रेन्योर मतलब जब आप अपने खुद के स्टार्टअप्स बना सकते हैं, इस तरीके की थिंकिंग में टीनेजर्स मीन्स जो आपके स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, ताकि उनको वो हेल्प कर सकें उस स्किल्स को बिल्ड करने में, वो डेवलप करने में, टेक्स्ट बुक्स के बाहर भी, है ना? तो अब आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे यहाँ पे बोला था कि ये सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर रही है सीबीएसई, तो ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वो रियल नॉलेज भी प्रोवाइड होनी चाहिए स्टूडेंट को। राइट। तो चलिए इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर भरेगा ही भरेगा। सो जब स्टूडेंट्स एक्सपोज्ड होते हैं रियल वर्ल्ड चैलेंजेस से जल्दी ही, तो वो क्या करते हैं, वो सीखते हैं जो अनसर्टेनिटी है उसको नेविगेट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, और अपने डिसीजंस के ऊपर में वो ट्रस्ट करते हैं। उनका जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो एनकरेज करता है, मीन्स आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप जितनी ज़्यादा आप, जैसे आप 25 या 20 के बाद की एज में जाते जाएँगे, या 20 तब, यस, उसके बाद आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिस्क लेने के लिए आपके पास वो नहीं बचेगा, है ना? तो जो अर्ली एज में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हमें लगता है ना यार अब तो लाइफ में सेटल होना इम्पोर्टेंट है। तो अर्ली एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस टूल्स अलाउ यंग माइंड्स टू बिल्ड प्रोटोटाइप, वो एक मॉडल बना सकते हैं, एक सैंपल बना सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं साइड हसल्स को, क्रिएट कर सकते हैं कंटेंट को, एंड टीच देम टू फेल फास्ट एंड लर्न फास्टर। और जो हम हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्कूल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उन्हें सिखा सकते हैं कि आप फेल हो रहे हैं, और आप फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब आप उससे भी तेजी से आप सीख रहे हैं, क्योंकि जब आप खुद वो चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप फेल हो गए, बट आपने जो आप बुक्स के थ्रू सीख पा रहे थे उससे कई गुना तेजी से आपने उन चीज़ों को सीखा है। प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं उतनी ज़्यादा वो चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग आपको मदद करने वाली है। बुक्स में आपने रट लिया है ना, लर्न कर लिया, वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है हमारे साथ। हेड स्टार्ट मीन्स आपको एक एडवांटेज मिलता है यंग इंडिविजुअल्स को डिस्कवर देयर इंटरेस्ट अर्ली एंड परस्यू देम डीपली, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर करियर स्पेशलाइजेशन। तो अब देखो यार, अगर हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएँगे कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है। और अगर हम अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाए तो फिर हम उसको आगे बहुत डीप तरीके से हम उसको कंटिन्यू कर पाएँगे, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम अपने करियर स्पेशलाइजेशन में क्रिएट कर पाएँगे। अब मैंने कहा ना, हम लोग कॉलेज तक पढ़ लेते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता कि हमें करना क्या है। कॉलेज पास आउट होने के बाद समझ में आता है, ओह! अब हमें ये करना है। तो ये जो हमने 21-22 साल किया क्या? फिर हमारा अगर ये कुछ काम ही नहीं आ पा रहा है तो फिर हमने क्या किया? है ना? एक्सपेंस अपॉर्च्युनिटी, डेफिनिटली अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी क्रिएट हो जाती हैं। तो वेदर थ्रू इंटर्नशिप, आपका मेंटरशिप और बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो बिफोर कॉलेज, अर्ली एक्सपोज़र ऑफन लीड्स टू रिचर, मोर कॉम्पिटिटिव करियर पाथ, है ना? तो अब चाहे वो आपके इंटर्नशिप्स हों, आपने हैकेथॉन्स, मेंटरशिप्स के थ्रू, आपने एक अपना कॉलेज से पहले ही आपका एक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट हो चुका है, क्योंकि आपने बहुत चीज़ों के अंदर में आपने पार्टिसिपेट किया है, आपने उनको सीखा है, समझा है। तो इससे आपको एक और मोर कॉम्पिटिटिव, एक और अच्छा आपके लिए करियर पाथ वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर जो रियल लाइफ स्किल्स हैं, वो डेवलप हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। एग्ज़ाम्स में वो कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं, वो चीज़ों के ऊपर हम बहुत जोर देते हैं, बट रियल लाइफ स्किल्स के ऊपर हमारा कभी जोर नहीं होता है। इसीलिए बच्चा जब कॉलेज पास आउट होता है तो वो रियल लाइफ की चीज़ों को समझता है, तो वो हमेशा खुद को भी कोसता है और अपने स्कूल एंड पेरेंट्स सबको।
तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका बच्चा सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, एक्स्ट्रा भी वो आगे बढ़ रहा हो, उसके स्किल्स डेवलप हो रहे हों। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप भी देखिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा भी सीख रहे हैं कि सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। As India moves toward a knowledge and innovation driven economy, equipping children with real world skills from an early age is a necessity. अब जैसे कि जो इंडिया है वो मूव कर रहा है किसकी तरफ, एक नॉलेज एंड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी है वो नॉलेज एंड इनोवेशन वाली हो रही है। तो बच्चों को फर्निश करना, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करना जिसमें उनके पास रियल वर्ल्ड स्किल्स हों, कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसे कैसे डील कर सकते हैं एक अर्ली एज में ही। ये चीज़ बहुत बहुत नेसेसरी है, ये नेसेसिटी है। अब देखो नेसेसिटी क्या, आईटीवाई है ना, नाउन है और आर्टिकल लगा हुआ है। तो बाय एंकरेजिंग क्यूरियोसिटी इन बिजनेस एंड टेक, पेरेंट्स, एजुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स कैन शेप अ जनरेशन दैट इज कॉन्फिडेंट, कैपेबल एंड करियर रेडी। तो आप एनकरेज कर रहे हैं, उनके अंदर आप ऐसे क्वेश्चंस पुट ऑन कर रहे हैं, आप उनसे उनके मन में उत्सुकता पैदा कर रहे हैं, बिज़नेस को लेके, टेक्नोलॉजी की चीज़ों को लेके। तो जो पेरेंट्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कैन शेप अ जनरेशन, वो पूरी की पूरी पीढ़ी को बदल सकते हैं, जो आपकी कॉन्फिडेंट होगी, कैपेबल होगी और करियर रेडी होगी। Be it launching a startup in hostel room, managing finance in high school, or building a tech product that solves social problems, these experiences provide the edge that traditional education alone can't offer. अब चाहे वो आप कोई स्टार्टअप लॉन्च करें अपने हॉस्टल रूम से ही, आपने एक बेसिक तरीके से आपने एक स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, चाहे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं, चाहे आप कोई टेक प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, जो आपकी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको एक एज प्रोवाइड करता है, एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है, एक आपको एडवांटेज प्रोवाइड करता है उस ट्रेडिशनल एजुकेशन के ऊपर, जो अकेले आपको कभी भी नहीं दे सकती है। मीन्स ट्रेडिशनल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, बट सिर्फ अगर हम एकेडमिक्स पे ध्यान दें, मार्क्स पे ध्यान दें, तो बच्चा हमारा ओवरऑल रेडी नहीं हो रहा है। अब बच्चा हमारा सफ़र करेगा तो उसको इन चीज़ों में उसको हमें एक्सप्लोर कराना है, तभी तो वो सीखेगा, राइट? तो द सीड्स ऑफ करियर सक्सेस आर ऑफन planted early when a child is encouraged to sell handmade crafts online, create a basic website, or pitch a business idea at a school event. डेफिनेटली हम स्कूल्स पे कॉलेज में मार्क्स पे फोकस्ड होते हैं और बाद में अचानक से हम लोग कहते हैं कि अब तुम अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये जो करियर सक्सेस की जो सीड है, ये जो बीज है, ये हमारा कब हमारा प्लांट होना चाहिए, जल्दी ही, अर्ली लाइफ में ही, अर्ली स्टेज पे ही। जब आपके बच्चे को जब बच्चे को हम एंकरेज करें कि वो स्कूल में ही अपने जैसे अब वो अपनी चीज़ें बेच रहा है, ऑनलाइन वो चीज़ों को सेल कर रहा है, या वो एक बेसिक वेबसाइट क्रिएट कर रहा है, पिच बिज़नेस आइडिया एट स्कूल इवेंट। बट यहाँ पे मैं एक और बात बोलूँगी, पेरेंट्स एक चीज़ गलत ले रहे हैं आज की टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, कि छोटे-छोटे बच्चों को हेलो गाइस करना सिखा रहे हैं। अगर आपका बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है, तो आप वो चीज़ वर्ल्ड को दिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। सिंगिंग है, कोई आर्ट होना चाहिए उसके अंदर में, कोई स्किल होना चाहिए। जस्ट हेलो गाइस, अभी वो बेबी है तो वो क्यूट है, हर बंदा उसको पसंद कर रहा है। बट इन फ्यूचर उसके लिए वो चीज़ एकदम बहुत डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। अरे हेलो गाइस से क्या सीख रहा है वो? तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को हेलो गाइस मत बनाइए। अगर उसके अंदर कोई स्किल है, उसको डेफिनिटली आप एक्सप्लोर करिए, उसको डेफिनिटली आप शोकेस करिए, बट आप अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ मत करिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। So when nurtured with the right guidance, see, the right guidance is very, very important. These seeds grow into trees of ambition, skill and success. तो ये जो बीज है ये एक दिन किस में बदल जाता है, हमारे डिजायर्स में, हमारे स्किल्स में और हमारी सक्सेस में। एज इज नो बैरियर व्हेन एक्सपोजर, एजुकेशन एंड एनकरेजमेंट आर ऑन योर साइड। तो एज तो कोई बाधा ही नहीं है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, जब आपको करेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है, करेक्ट एजुकेशन मिल रही है, करेक्ट एनकरेज आपके साइड में है तो, है ना? तो फिर आप बहुत अर्ली एज में भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये तो कोई आपके लिए बैरियर ही नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। बहुत अच्छी क्लास थी ये, रियल लाइफ को लेके एक आर्टिकल था। तो कल से हम लोग
लाइव करने वाले हैं, मुझे प्लीज़ टाइम बता दो। सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इससे ज़्यादा और लेट क्या करेंगे? 10 बजे थोड़ी ना लेंगे यार। इनमें से बता दो कौन-सा टाइम आप लोग प्रेफ़र करोगे। और तो अभी ये वाली क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय।